अब मैं आज की गोष्ठी के मुख्य प्रस्तोता श्रीमान ऋषि गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी प्रस्तुति दें। श्रीमान ऋषि। परम श्रद्धेय डॉक्टर के एस आर्य जी, हम सबके अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर बी के कुठियाला जी, हिसार पंचगत अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जगबीर सिंह जी, डॉक्टर एस सी गोयल जी, बंसल जी, और इस आज की विचार गोष्ठी में अपने विभिन्न केंद्रों से और हिसार से भी जो अत्यंत प्रबुद्ध प्रतिभागी जुड़े हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और हिसार केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हिसार केंद्र की जो हमारी टोली है, उसको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज का ये विमर्श आयोजित किया। जब से पिछले 25 दिनों से 29 जुलाई को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई, तो अपने को शिक्षा जगत में जितने भी शिक्षा से सरोकार रखने वाले लोग हैं, सीधा सरोकार या अप्रत्यक्ष सरोकार रखने वाले लोग हैं, सब में एक विशेष उत्साह का वातावरण हमको दिखाई देता है। तो वह उत्साह का वातावरण क्यों है, इसकी थोड़ी सी समीक्षा करना आवश्यक है और उसकी विशेषताओं पर एक नजर डालना आवश्यक है। मैं एक बात के लिए प्रारंभ में क्षमा याचना करता हूं कि ये कहा गया कि इस शिक्षा नीति में स्कूल साइड की बात, मैं स्कूल या कॉलेज स्तर की बात नहीं करूंगा। मैं इस शिक्षा नीति को एक नए नजरिए से कुछ विशिष्टताएं क्या हैं, ऐसी विशिष्टताएं को वर्गीकृत करके और इस पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो थ्रू आउट पूरी शिक्षा नीति के 27 चैप्टर हैं, उन 27 के 27 चैप्टर्स में और निरंतर प्रतिध्वनित होती हैं। ऐसी कुछ बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक लक्ष्यों की बात है, यह शिक्षा नीति बहुत एक विराट लक्ष्य को सामने रख करके चल रही है, क्योंकि स्वप्न जितना बड़ा होगा, हमारे इरादे जितने बुलंद होंगे, स्वाभाविक रूप से और हमारी उपलब्धि और उसके आधार पर जो वस्तु स्थिति निर्माण होगी वो उसी रेशो में होगी। बड़े स्वप्न जो देखते हैं वही उन सपनों को साकार भी करते हैं। ये शिक्षा नीति ये जरूर है कि एक लंबे समय के बाद आई है। हमारी पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और उसके ठीक 18 साल के बाद और दूसरी शिक्षा नीति आ गई थी 1986 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र में एक जागरूक राष्ट्र होने के नाते से हमारी अपेक्षा तो ये थी कि पहली से दूसरी शिक्षा नीति आने में अगर 18 वर्ष का 2 दशक का समय लगा है, तो अगली शिक्षा नीति 1 दशक के बाद आ जानी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसको 34 वर्ष लगे, दूसरी से तीसरी शिक्षा नीति आने में 34 वर्ष लगे। मैं इस बात को जरूर रेखांकित करना चाहता हूं कि हम सब के शिक्षा यदि हम सब की केंद्रीय चिंता का विषय बनेगा, तो इस शिक्षा नीति में आगे जो कुछ भी अपने को जोड़ना घटाना है समय की काल की परिस्थिति के हिसाब से, उसमें इस परिमाण में समय नहीं लगेगा और अगले 10 वर्षों में उसमें जो संशोधन आवश्यक होंगे उसको शीघ्र लेकर के आएंगे। क्योंकि ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है कि पहली और दूसरी शिक्षा नीति में 18 वर्ष का समय था और दूसरी और तीसरी में 34 वर्ष का अंतर है। और दूसरी जो बात है कि यह शिक्षा नीति जो एक व्यक्ति के जीवन में सामान्यतः हम 10-20 साल की आगे का एक भविष्य का सपना देख करके चलते हैं, एक परिवार भी आगे 1-2 दशक का अपना एक भवितव्य सोच करके विचार करता है, लेकिन किसी समाज के जीवन में, किसी राष्ट्र के जीवन में शताब्दियों का विचार उसको करना होता है। और अभी तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जब हम दुनिया की गति का विचार करते हैं तो मिलेनियम के तौर पर चर्चा होने लगी है। लोग दूसरा मिलेनियम कैसा था और तीसरा मिलेनियम कैसा होने वाला है, ये चर्चा होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित तौर पर शताब्दियों के और सहस्राब्दियों के रूप में और उसका चिंतन हमको दिखाई देता है। पूरी दुनिया ने कुछ साल पहले और अपने लिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स तय किए थे। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में और शिक्षा एक बहुत प्रमुख उसका आधार था, जिसमें ये एक संकल्प पूरी विश्व बिरादरी के द्वारा व्यक्त किया गया
कि 2030 तक और दुनिया के किसी हिस्से का कोई बालक ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस तक हम और इक्विटेबल और फेयर एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ये इंश्योर न कर सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 ये पूरी दुनिया की एक सामूहिक जिसको कहना चाहिए संकल्प था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस संकल्प को केवल मात्र दोहराने की बात नहीं है, तो उसका एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है कि हर हालत में अपने को उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। एक बड़ी बात जो प्रभावित करती है वो ये कि चाहे पहली शिक्षा नीति थी, चाहे दूसरी शिक्षा नीति थी, या उसके बाद कोई और ऐसे दस्तावेज आए, नीतिगत दस्तावेज आए, किसी भी और भारत का शिक्षा के क्षेत्र में जो एक स्थान रहा विश्व गुरु का, ये विश्व गुरु शब्द इस नीति में कई स्थानों पर और प्रयुक्त हुआ है, जिसमें से एक संकल्पबद्धता दिखाई देती है कि हम जिस स्थान के लिए डिजर्व करते हैं, हमारा स्थान जो दुनिया में रहा है, वी हैव रिस्टोर इट बाय ऑल मीन्स। तो एक संकल्पबद्धता यानी विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने। इतना ही नहीं, अगर की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी बातों के बारे में एक बड़ी कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकल प्रिसीजन वाली अप्रोच दिखाई देती है। हमको कुछ टारगेट्स 2025 तक अचीव करने हैं, कुछ टारगेट ऐसे हैं 2030 तक अचीव करने हैं, कुछ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वगैरह की जो बात है 2035 तक का समय उसमें निर्धारित किया गया है, और अंत में कहा गया है कि 2040 तक और वर्बेटिम ये जो पॉलिसी में जो कुछ कहा गया है उसको कम से कम 20 वर्ष जरूर लग जाएंगे सारी पॉलिसी को थॉरली इंप्लीमेंट करने में। लेकिन जब ये थॉरली इंप्लीमेंट होगी तो एक शब्द प्रयोग किया गया है कि एट दैट टाइम आवर्स विल बी ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। यानी ये एक अगर पूरे राष्ट्र का संकल्प इस नीति के माध्यम से बनता है कि हमको अपने शिक्षा तंत्र को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, सेकंड टू नन बनाना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आंकड़ों की दृष्टि से हमने ये तय किया है कि हमारे 100% बच्चे वो 12वीं की शिक्षा और प्राप्त करें, स्कूली शिक्षा पूरी करें, और उसमें से कम 50% बच्चे वह स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करें। आंकड़ों के रूप में हमने इस बात का लक्ष्य जो है तय किया है। हमने इसमें इस बात को देखा है कि आज भी हमारे पास समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, एससीडीजी जिसको हमने कहा है। तो उसके सामने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो कुछ जातिगत आधार पर, सामाजिक विषमता के आधार पर, भौगोलिक आधार पर ऐसे अनरीचेबल बहुत सारे ऐसे और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स होंगे। उन तक हमको कैसे कैसे पहुंचना है। जहां पर कुछ हमको नए विद्यालय खोलने होंगे वहां पर नए विद्यालय खोलेंगे। विद्यालय नहीं खोले जा सकते, दूरियां ऐसी हैं कि जहां पर विद्यार्थी को लाया जा सकता है तो एक छात्रावासों का नेटवर्क शुरू करना। जहां पर दूरियां इतनी हैं कि भाई ना छात्रावास और ना संस्था पहुंच सकती, तो वहां पर हम और फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, बस सर्विसेज है, कम्युनिटी और बच्चों को साइकिल कन्वेयंस प्रोवाइड वाली जैसे बातें हैं। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हम फेस टू फेस मोड में नहीं पहुंच सकते, तो आज नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो सेटअप है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, मूक कोर्सेज है, इन सारी विधाओं का प्रयोग हुए और समाज का जो अंतिम वर्ग है जो मेन स्ट्रीम से बाहर है को कैसे हमें 2030 तक और सारे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है, ये और बात इसमें कही गई है। और इसके लिए एक संकल्पबद्धता व्यक्त की गई है कि जो सरकारों की वरीयता का विषय बनना चाहिए, तो पब्लिक स्पेंडिंग का 6% और खर्च करने की बात अभी भी 4% से ऊपर ही है आंकड़ा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले एक आध बजट के अंदर ही हमको ये 6% का जो एलोकेशन है ये होता दिखाई देगा। उसके साथ ही साथ एक जो बड़ी बात कही गई है कि दुनिया के जो प्रगत राष्ट्र हैं वे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नई नॉलेज क्रिएट करने पर और जितना प्रयत्न लगाते हैं, जितना धन खर्च करते हैं, जितने एफर्ट्स करते हैं, उस दृष्टि से हमारी स्थिति, हमारे विश्वविद्यालयों से होने वाले शोध की गुणवत्ता, हमारे यहाँ से रजिस्टर होने वाले पेटेंट्स का नंबर, इन सारी बातों को देखते हुए एक बड़ा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके और रिसर्च के लिए और एम्पल धनराशि, एम्पल फंडिंग मिले, इस बात का एक रोड मैप बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
इस बात का भी एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि आने वाला समय वो टेक्नोलॉजी से संचालित होगा। आज भी शिक्षा के अंदर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस सीमा तक वो उसने हमारे कार्यों की क्रियाकलाप की शक्ल को बदल दिया है, और आने वाले समय में दूसरी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें किस प्रकार शिक्षा में हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करेंगी, हमारी कार्यशैली को बदलेंगी। एक तरफ इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की बात है, डेडिकेटेड फोरम होगा जो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे सिस्टम में एसिमिलेट किया जाए, कैसे पॉलिसी में एसिमिलेट किया जाए, कैसे और गवर्नमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाए। तो दूसरी तरफ इस बात का भी एक चित्र रखा गया है कि यह जो सामाजिक खाई है और उसके कारण से कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिटल डिवाइड है, डिवाइड को हम कैसे पाटेंगे और उसके आधार पर समग्र राष्ट्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और पहुंच सुनिश्चित करेंगे। ये विराट लक्ष्य इस शिक्षा नीति के में हमको दिखाई देते हैं और थ्रू आउट वो हमको प्रतिध्वनित होते हैं। तो इस नाते से ये हमको एक संतोष की बात है। मैं एक दूसरे प्रश्न पर लेकर के आता हूं कि भाई ये जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसका अंतिम और टारगेट कौन है, अंतिम उसका लाभार्थी कौन है। ध्यान में आता है कि सब बातों के केंद्र में अंत तो गत्वा तो विद्यार्थी है, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी है, चाहे कॉलेज का विद्यार्थी है, चाहे महाविद्यालय का विद्यार्थी है। मैं बात यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नहीं कर रहा, मैं एक एंगल से देख रहा था कि वो बातें कौन सी हैं जो सीधी सीधी विद्यार्थियों को स्पर्श करने वाली है। तो ध्यान में क्या आता है, हमारे 5 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल में एनरोल हुए, लेकिन दुनिया के जो अचीवमेंट सर्वेज हैं उनमें उनका डिजायर्ड जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी थी उस पर वो खरे नहीं उतरते थे, लिखना पढ़ना उनको आता नहीं था, बेशक वो स्कूल में आ गए। तो उस बात की सारी एक विशद चर्चा हुई और पूरे के पूरे स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को, जो पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल की शिक्षा 6 साल से शुरू होकर के और 18 साल की आयु तक समाप्त होती, उसमें एक आमूल-चूल बदलाव करने की बात है। अब शिक्षा को 3 वर्ष से प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में कुछ शोध जो हुए हैं उसमें से ये बात सामने आई कि भाई ये जो प्री स्कूल डेज हैं अब ये अनिवार्य हो गए उन विद्यार्थियों की तुलना की गई जिनको प्री स्कूल एजुकेशन हासिल हुई थी और जिनको नहीं हुई थी। तो बाद के ईयर्स में जो डिफरेंसेस ध्यान में आए उनके अचीवमेंट लेवल्स में, तो यह जो प्री स्कूल के 3 साल हैं, यानी 3+ में बच्चा 3 साल का होकर के विद्यालय में आएगा, तो 3 से 6 तक के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यद्यपि ये कक्षाएं और प्राइवेट स्कूलों में चल रही थी, हमारे से इस गोष्ठी में जुड़े हुए परिवारों के अगर इस आयु वर्ग के बच्चे होंगे तो सब वो किसी न किसी स्कूल में जा रहे होंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक सरकार की दृष्टि में ये कोई रेगुलेटेड सेक्टर नहीं था। अब ये जो प्री स्कूल ईयर्स हैं ये स्कूल सरकार के रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होंगे, इसके लिए बाकायदा सारे नियम, कायदे, कानून इसके चलने के तय होंगे। और 3 साल की ये प्री स्कूल और पहली और दूसरी कक्षा, इनको मिलाकर के एक 5 साल का सेगमेंट निर्धारित किया गया जिसको हमने फाउंडेशनल स्टेज कही, जिसके अंदर मुख्य तौर पर बालक का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट है, इसके आधार पर जो भी खेल की गतिविधियां और जो भी साधन उपकरण हो सकते हैं, जो गतिविधियां हो सकती हैं, उन पर फोकस रहेगा, सिवाय इसके के पहली दूसरी कक्षा में कुछ बात और रीडिंग राइटिंग। इसके बाद 3 साल जो तीसरी, चौथी, 5वीं है, जिसको हमने प्रिपरेटरी स्टेज कहा है, उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 कक्षाओं की एक मिडिल स्टेज है। इस मिडिल स्टेज पर आकर के एक पहली बार बड़ी क्रांतिकारी बात कही गई है कि ये जो हमको एक वोकेशनल क्राइसिस दिखाई देता है और हमें श्रम के प्रति जिस प्रकार की एक अनिष्ठा दिखाई देती है, दूरी दिखाई देती है, तो 6ठी कक्षा से ही बालक को किसी न किसी क्राफ्ट वर्क के साथ
जोड़ा जाएगा, किसी न किसी स्किल के साथ जोड़ने की बात होगी। और उसका एक रोड मैप बाकायदा दिया गया है कि स्कूल में कुछ ऐसा समय निर्धारित होगा जिसमें बच्चे बिना बस्ते के आएंगे और वो उसी जो स्वीकृत विधा है, क्षेत्र है, उसमें बच्चे कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे, कुछ विद्यालय में प्राप्त करेंगे, कुछ किसी और जो कार्य स्थान है उस पर जाकर के प्राप्त करेंगे, तो उसको इंटर्नशिप इस प्रकार का एक नाम दिया गया है। तो छठी कक्षा से यह जो वोकेशनल कंपोनेंट है इसकी बात हुई। और ये केवल छठी, सातवीं, आठवीं में रहेगा ऐसा नहीं, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक हमको और ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं इनका इंटीग्रेशन एकेडमिक स्ट्रीम के साथ, यानी दोनों का भेद समाप्त हो जाए, इस प्रकार की एक चिंता दिखाई देती है। फिर आगे चल करके अपने को एक और दीवार अपने तंत्र में दिखाई देती है, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की सेकेंडरी स्टेज है। आज भी हमारी धारणा है कि जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वे अच्छे विद्यार्थी रहते हैं, ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में, कॉमर्स में विद्यार्थी और लैंग्वेजेस में आने वाले विद्यार्थी शायद उतने अच्छे नहीं होते। तो उसका एक बड़ा दुष्परिणाम अपने को सारे शिक्षा तंत्र में दिखाई देता है। विषयों को लेकर के, किसी ज्ञान के विशेष क्षेत्र को लेकर के अधिक महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, यह जो कुछ धारणाएं बनी हैं, इन एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विद्यालयों में आए सके, कलाओं के साथ जुड़ सके। और इस तरह से नॉन मेडिकल, मेडिकल की जो स्टेट जैकेटेड ऐसी हमने कुछ जो है कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, उन बाउंड्रीज को तोड़ करके इस प्रकार का एक वातावरण जो है ये बनाने की बात। और ये केवल 9वीं से 12वीं तक नहीं, तो फिर आगे कॉलेज लेवल पर भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी अपनी जो पसंद की विधा है उसको विषयों की, उन विषयों को चुनने की उसको स्वतंत्रता अधिकतम मिले। ये बात ठीक है कि इसको करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे, बहुत सारी अधिक धनराशि भी खर्च करनी होगी, बहुत सारी पोस्टें भी क्रिएट करनी होगी, बहुत कुछ इसके लिए करना होगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित से जुड़ा मामला है, उनको विषयों के चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये और छठी क्लास से प्रारंभ होकर के और स्नातक स्तर तक इसका एक रोड मैप अपने को दिखाई देता है। आज विद्यार्थियों की कठिनाई के नाते से हम देखें तो ये जो इवेल्युएशन और मेजरमेंट का क्षेत्र है, इसमें बहुत कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, प्रवेश जो एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में, उससे कुछ भिन्न पूछा जाता है। स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कुछ और तरह का मामला रहता है। विद्यार्थी को फिर नौकरी के लिए किसी परीक्षा के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें दूसरी तरह की चीजें रहती हैं। तो उसमें जो एक कोहेरेंस कुछ बननी चाहिए। और इतना ही नहीं, तो कई बार दिखाई देता है एक बोर्ड से एक विद्यार्थी परीक्षा पास करता है तो उसके नंबर कम आते हैं, दूसरे में ज्यादा आते हैं। फिर झगड़ा बनता है कि उस बोर्ड के पास करने विद्यार्थियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज्यादा का हो गया क्योंकि उन्होंने नंबर ज्यादा दे रखे थे। तो विद्यार्थियों की इस कठिनाई को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही समग्रता के साथ और उसका समाधान तलाशती है। परख नाम से एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की बात है, जो सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को बैठा करके और ये तय करेगी कि बोर्ड के कार्य क्षेत्र में कौन सी कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए। यानी बोर्ड्स को अब अपने मैंडेट को थोड़ा सा लिमिटेड करने की बात होगी। बजाय बहुत अधिक कंटेंट की कवरेज पर जोर देने के, कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई की जाएगी जिनके अराउंड और बोर्ड्स अपना मूल्यांकन करेंगे। फिर वो मूल्यांकन किन विधाओं से होगा, किन तरीकों से होगा, मार्किंग स्कीम्स कैसी होंगी, टेस्ट आइटम्स कैसी बनेंगी, क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनेंगे, तो इस सारे में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर विचार होगा ताकि विभिन्न बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हम किंचित समरूपता स्थापित कर सके। अब एक प्रदेश के विद्यार्थी दूसरे प्रदेश में स्नातक स्तर पर स्कूली शिक्षा के बाद जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, दूसरे पाठ्यक्रमों में जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत सारा माइग्रेशन होता है, ट्रांसफर होता है। तो ध्यान में आता है एडमिशन के लिए बच्चों को बहुत तरह की प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और ये जो मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कारण से बहुत पैसा भी खर्च होता है, साधन भी खर्च होते हैं, ऊर्जा भी खर्च होती है, अभिभावकों का भी समय नष्ट होता है। तो सब प्रकार के अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए, जैसे हमने और मेडिसिन के अंदर कमोबेश उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, इंजीनियरिंग के एडमिशंस के लिए कमोबेश उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, लॉ के एडमिशंस के लिए क्लैट जैसी एक परीक्षा आ गई है,
तो जिनमें अभी नहीं आया है, जिन कोर्सेज के लिए, उन कोर्सेज के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन अब इसका मैंडेट एनलार्ज किया जाएगा और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू और ये प्राप्त होगा। अभी और छात्रों की दृष्टि से हम देखें, चाहे स्कूल में देखें चाहे कॉलेज में देखें, जो विद्यार्थी किसी दूसरी विधाओं में अच्छे हैं, जो कला में अच्छे हैं, यूथ फेस्टिवल्स में हर साल और अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, खेल के मैदान में टूर्नामेंट में एक के बाद दूसरे राष्ट्रीय स्तर तक खेल, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस विधा में उन विद्यार्थियों का जो अचीवमेंट है, उनको अगली परीक्षा में जाने के लिए, अगली कक्षा में जाने के लिए और जो वेटेज मिलना चाहिए, कुछ लाभ मिलना चाहिए, वो अभी हमको होता दिखाई नहीं देता। तो ये करिकुलर वर्ल्ड की दुनिया अलग है और को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ल्ड की दुनिया अलग है। इस दीवार को भी तोड़ने की बात शिक्षा नीति करती है। इसमें से भेद समाप्त किया जाएगा। यानी अगर आप एक आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर के आप एक परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप लेते तो उसको एक सब्जेक्ट जैसी मान्यता मिले। आप किसी एक खेल में अच्छा है तो उस खेल में आपकी उपलब्धि को और एक विषय के नाते से मान्यता मिले और वह आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज का हिस्सा बने, वो आपकी स्कीम ऑफ प्रमोशन का हिस्सा बने। इस बात की वकालत ये न केवल विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर भी और की गई है। फिर दूसरी बात, ये जो क्रेडिट बैंक बनाने, एंट्री और एग्जिट कर बात है कि जरूरी नहीं है कि एक बार आपने पढ़ाई अपनी शुरू की और आपको लगातार उसको जारी रख पाए, उसमें कुछ अवरोध आ सकता है, बाधा आ सकती है। तो उस अवरोध बाधा के बाद फिर से आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके क्रेडिट्स, आपकी अचीवमेंट्स, जो कुछ भी आपने अर्न किया है वह सुरक्षित रहे और फिर से उसी महाविद्यालय में या किसी दूसरे महाविद्यालय में या किसी दूसरे विद्यालय में यदि आप अपनी शिक्षा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह सुविधा आपको मिलनी चाहिए। तो ये मैंने उन कुछ बातों की चर्चा आपसे की कि जो मुद्दे विद्यार्थियों से सीधे सीधे संबंधित थे और उनका विशद विवेचन शिक्षा नीति के इस डॉक्यूमेंट में हुआ है। और अंततोगत्वा ये सुनिश्चित करती है कि भाई एक स्टेज से दूसरी स्टेज में विद्यार्थी को जाना है, चाहे वो उसका जो तो सीमलेस ट्रांजिशन ये होना चाहिए, या एक विद्यालय से एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना है तो अभी बहुत सारे किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, उसका इक्विवेलेंस क्या, बहुत सारे मुद्दे और अभी सामने आते हैं। तो ये जो अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन एंड अक्रॉस द स्टेजेस ये जो ट्रांजिशन है दैट शुड बिकम सीमलेस, तो इसकी एक पूरा रोड मैप राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि यह शिक्षा नीति का दस्तावेज स्टूडेंट सेंट्रिसिटी, छात्र केंद्रिकता निरंतर हमको इसमें दिखाई दे। एक तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि हमको इस शिक्षा नीति में निरंतर भारत केंद्रिकता दिखाई देती है। कभी कभी हम भी गलती करते हैं, एनईपी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, क्योंकि अपने को इसे निरंतर एक सशक्त भारत और भारत केंद्रिकता ये परिलक्षित होती है। विडंबना क्या है कि आज किसी भी विषय का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं या किसी विषय में डॉक्टरेट तक की भी हम हासिल कर लेते हैं तो एक हमारे मन में बात जो बैठती है वो ये है कि दुनिया में आप शोध हुए, रिसर्च हुए, वो सब पश्चिम के लोगों ने हमको दिया। हमारे पूर्वजों का भी सभ्यता की यात्रा को आगे बढ़ाने में कोई योगदान, हमने भी दुनिया की ज्ञान राशि में कुछ योगदान किया है। ये कम से कम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर पढ़ाने जाने वाली टेक्स्ट बुक्स है। किसी का भाषण, आदरणीय आर्य जी जैसे किसी विद्वान का भाषण सुन करके किसी को ध्यान में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें जो पढ़ते हैं उसके आधार पर तो ये निश्चित तौर पर पता नहीं चलता। अब गलती से किसी ने वो पुरानी फिल्म कभी एक बार देख ली होगी, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो उतना शायद याद रह गया किसी को कि भी हाँ शून्य जो है वो भारतीयों की देन है या दशमलव पद्धति भारतीयों की देन है। लेकिन कितने और फिजिक्स के विद्यार्थी ऐसे हैं जो एमएससी करने तक भी जिनको ये पता चलता है कि हजारों साल पहले विंध्याचल में एक अगस्त्य मुनि हुए थे और जिन्होंने और इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि अपनी पुस्तक में लिख दी थी। और कितने लोगों को ये पता चलता है एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद भी
कि भाई चाहे वो ज्योमेट्री है शूल सूत्रों के रूप में यहाँ पर मौजूद थी, चाहे पाइथागोरस का प्रमेय था वो बोधायन ऋषि ने इतने पहले हमें दे दिया था। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एमएससी बॉटनी जिन्होंने कर ली है और वो ये जानते हैं कि भाई जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन लीनियस के नाम से उनको पढ़ाया जाता है, और पाराशर ऋषि ने अपने ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में हजारों साल पहले उस उत्कृष्ट स्तर का प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमारे सामने रख दिया था। तो या कितने लोग ऐसे जानते हैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद भी कि नागार्जुन जैसे रस शास्त्री हमारे यहाँ हुए जिन्होंने उन्नत स्तर का एक धातु विज्ञान हमारी रसशालाओं में हजारों साल पहले मौजूद हो गया था। तो ये मैंने कुछ फिजिकल साइंसेज की चर्चा आपके सामने की, हम हमारे यहाँ और किस प्रकार की, और शल्य चिकित्सा में हम कहाँ तक गए थे, कालगणना में हम कहाँ तक गए थे, खगोल में शास्त्र में हमारी उपलब्धियां क्या थी, वास्तु शास्त्र में कैसे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट किए थे। तो ये सारी की सारी ज्ञान राशि और किसी स्तर की पाठ्य पुस्तकें अपने को देती नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार इस विषय का और एक संज्ञान लेकर के ये कहा है किसी भी स्तर पर, विद्यालय स्तर से महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर, जो भारत की ज्ञान परंपरा है, भारतीयों का दुनिया को जो अवदान है, वह हमारी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनना चाहिए। ही नहीं, पूरा ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा इसमें ये तो सुनिश्चित किया ही जाएगा कि हर विषय के अंदर और भारत की उपलब्धियां क्या रही हैं, भारतीयों ने क्या योगदान किया है, इसके साथ ही साथ जो करिकुलम बनेगा, जो पेडागोजी की पद्धति तय होगी, दैट शुड बी स्ट्रांगली रूटेड एंड इंडियन एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। अभी तो पब्लिक स्कूल्स की आप किसी तीसरी क्लास की किताब उठा लीजिए एनवायरमेंट साइंस की, आपको फ्रांस का एग्जांपल मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल मिलेगा, यूरोप के मिलेंगे, लेकिन परिवेश में और वनस्पति कैसी है हमारे प्रवेश में और कौन सी चीजों का उत्पादन होता है, और ये किसी बालक से पूछ लिया जाए कि हमारे जिले में और कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होता है, या कौन सी सब्जियां हमारे यहाँ उत्पादित की जाती हैं, या हमारे यहाँ की सामाजिक स्थितियां क्या हैं, ये दिखाई नहीं देता है। तो हर विषय का जो प्रस्तुतिकरण है दैट शुड बी स्ट्रांगली रूटेड इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का ये बहुत एक सामान्य नियम है कि आप निकटस्थ से दूर की यात्रा करेंगे। जब आप अपने नजदीक की वस्तु की समझ विकसित करेंगे, उसके आधार पर दूर की चीजों को का ज्ञान प्राप्त करने की, उनकी समझ बढ़ाने की पात्रता आप अर्जित कर पाएंगे। जब तक आपका एक सशक्त भारत बोध या स्थानीय अपने परिवेश का बोध नहीं होगा, तब तक आप वैश्विक मुद्दों का बोध कर पाने की उपयुक्त पात्रता अर्जित नहीं कर पाएंगे। यह चिंता और अपने को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में दिखाई देती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके कि हम ही चिकित्सा के क्षेत्र में, आज अभी कोविड टाइम्स है, तो एलोपैथी का पूरा एक संसार उसने कोरोना की के बारे में जो भी ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कुछ भी मैकेनिज्म डेवलप किए हैं हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस कोविड की लड़ाई में आयुर्वेद को बड़ा उपयोगी मानता है, लेकिन सबकी धाराएं अलग अलग हैं। उनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, मिलाकर के और एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। जब मेडिकल एजुकेशन की बात को शिक्षा नीति डिस्कस करती है तो बहुत स्पष्टता के साथ ये कहती है कि जो ग्रेजुएट्स एलोपैथी में ग्रेजुएशन करेंगे उनको एसेंशियली आयुर्वेद का या दूसरी जो कन्वेंशनल पैथीज हैं उनके बेसिक्स का पेपर भी पास करना होगा, ये ज्ञान दिया जाएगा। एंड वाइस वर्सा, जो आयुर्वेद में मानो ग्रेजुएशन करने वाले हैं या होम्योपैथी में करने वाले हैं, उनको एलोपैथी का भी कुछ बेसिक्स दिए जाएंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम मेडिसिन में एक इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यह जो सोच है, यह भी पूरी की पूरी जिसको कहना चाहिए भारत केंद्रिकता है, उसी को प्रतिध्वनित करती है। तो मैं ये समझता हूं कि अनेक स्तरों पर, फिर व्यवहार के स्तर पर, कैसे एक राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्य में जाएंगे, कैसे एक राज्य के शिक्षक दूसरे राज्य में जाएंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे, तमाम चीजें वो एक सशक्त भारत बोध निर्माण करने की बात करती है। एक तीसरी बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है कि इस शिक्षा नीति में बार भाषाओं की शक्ति को विशेष रूप से न केवल पहचाना गया है, बल्कि उनके आधार पर हमें अपनी शिक्षा की समस्याओं का भी हल तलाशना है और समाज की समस्याओं का भी हल तलाशना है।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होम लैंग्वेज होना चाहिए। बहुत इस पर जिसको कहना चाहिए कि सैद्धांतिक स्वीकृति तो बहुत वर्षों से है। किसी भी विषय का ज्ञान बालक को उसकी होम लैंग्वेज में दिया जाएगा तो उसका अचीवमेंट लेवल, उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बेटर होगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब उस बात को लागू करने की बात करती है। और भारत की विभिन्न भाषाओं को ये तीन त्रिभाषा सूत्र लागू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लागू करने में जितनी ईमानदारी सबके द्वारा दिखाई चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। और उसका कुल मिलाकर के परिणाम ये हुआ कि भाई जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर जिस प्रमाण में दक्षिण की भाषाएं, पश्चिम की भाषाएं, पूर्वी राज्यों की भाषाएं और उनका प्रचलन बढ़ना चाहिए था, उसके जानने वाले बढ़ने चाहिए थे, उसके बोलने वाले बढ़ने चाहिए थे, उसकी स्वीकृति और समझ बढ़नी चाहिए, उसी अनुपात में दक्षिण के अंदर और हिंदी की भी स्वीकार्यता भी बढ़ती। हिंदी की स्वीकार्यता दक्षिण में वहां बढ़े, ये अपेक्षा तो जरूर रखी गई, लेकिन त्रिभाषा सूत्र के आधार पर देश के सब राज्यों की भाषाएं यहाँ भी हमें पढ़नी चाहिए। शायद कहीं ना कहीं इस बात की उपेक्षा हुई। ये अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की चिंता करती है कि बड़े पैमाने पर एक राज्य से दूसरे राज्य की जो भाषाएं आपस में बाइलिटरल कुछ एग्रीमेंट्स हो, एक राज्य से भाषा के शिक्षक दूसरे राज्य में जाएंगे, सरकारों के स्तर पर का आदान प्रदान होगा, गाँव में हम इस भाषाओं को पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। और इतना नहीं, मुझे तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात लगी कि भाषा को आप केवल परीक्षा का विषय, पूरी शिक्षा दरअसल हमने जो ये परीक्षा आधारित बना दी कि उसी को शिक्षा कहा जाएगा जो परीक्षा में पूछा जाएगा। जो बात परीक्षा से संबंधित नहीं है वो शिक्षा से भी संबंधित नहीं है। अन्यथा आप ये देखें कि भाई ये कितनी एक आनंददायक एक्टिविटी है, एक वाक्य को और आप अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। तो शायद वर्षों पहले एक फिल्म आई थी कि भाई वो आई लव यू, और बंगला में कहते हैं अभी तुम आके भालो आसी, गुजराती में कहते हैं, और आपको बंगाली में क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, मराठी में क्या, एक वाक्य को शायद जिन्होंने भी सुना होगा उस गाने को तो उनको एक वाक्य के बारे में पता चला भारत की विभिन्न आंचलिक भाषाओं में क्या कहते। तो क्या हम अपने विद्यालय में कोई ऐसा फन एक्टिविटी नहीं कर सकते? तो ये लैंग्वेज फेस्टिवल के नाते इस बात का प्रावधान किया गया है कि अलग अलग भाषा भाषी लोग वो अभिभावक के रूप में, चाहे आपके विद्यालय में काम करने वाला कोई चपरासी है उसके रूप में, जो कोई रोटी पकाने वाला है उसके रूप में, किसी भी रूप में कोई भारतीय यदि आपके परिवेश में ऐसा उपलब्ध है जो आपसे इतर भाषा को जानता है, उसके आधार पर आप अपने विद्यालयों में एक भाषा उत्सव का आयोजन करेंगे और उस भाषा उत्सव के आधार पर बच्चे कुछ सामान्य वाक्यों को, चाहे वो एक दूसरे का परिचय करना है, हालचाल जानना है, प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज करना है, उसको अलग अलग भाषाओं में जानेंगे। तो ये जो आनंददायक एक्टिविटी है अभी तो फन लगेगी, लेकिन बाद में जब वो बड़े होंगे और कार्य के नाते से अलग अलग राज्यों में जाना होगा, अलग अलग स्थानों पर जाना होगा, विभिन्न भाषा भाषी भारतीयों से संपर्क बढ़ाने की बात होगी, तो एक बहुत बड़े आइस ब्रेकिंग का काम करने वाली है और कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की जो कंसर्न है उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। तो इस प्रकार की विशद चर्चा ये भाषाओं के संबंध में इस शिक्षा नीति में दिखाई देती है। मीडियम को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं कि बच्चे को पढ़ना और क्लास किताब अंग्रेजी में है, टीचर जो है वो कई बार हिंदी में पढ़ाता है, कई बार वो बाइलिंगुअल पढ़ाता है। तो ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हमारे पास नोट्स कौन सी भाषा में है, टेक्स्ट कौन सी भाषा में, तो इन सारी बातों को और दूर करते हुए कि ये इस बात की वकालत की गई कि बाइलिंगुअल अप्रोच टीचर्स फॉलो करेंगे और हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी बाइलिंगुअल तरीके से प्रोड्यूस होंगी और बड़े पैमाने पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI स्थापित करने की बात है। केवल स्थापित नहीं करना, तो एक बड़ा बजट उसके लिए प्रावधान करने की बात है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक वो या अच्छी कोई कहानी की किताब केवल वो हिंदी या अंग्रेजी में ही होगी, आवश्यक नहीं, किसी भी भारतीय भाषा में। और यदि कोई अच्छी शिक्षक सामग्री तैयार हुई है तो देश के अन्य राज्यों में की भाषाओं में भी वह शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रभावी ट्रांसलेशन संस्थान और जिसमें बड़ी संख्या में विद्वानों को और डिप्लॉय किया जाएगा जो ट्रांसलेशन के काम को करेंगे। तो ये अपने को अप्रोच दिखाई देती है। खासतौर पर जब एग्रीकल्चर एजुकेशन, लॉ के एजुकेशन की डिस्कशन होती है तो उसमें तो इस बाइलिंगुअल अप्रोच की बहुत ही
और जिसको कहना चाहिए प्रखरता से इस बात की एडवोकेसी की गई है। यदि अपने को मासेस तक पहुंचना है तो हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन दैट हैज एसेंशियली टू बी बाइलिंगुअल, और उसी तरह से हमारी लीगल एजुकेशन दैट शुड एसेंशियली बी बाइलिंगुअल। इसी तरह से जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, केवल संस्कृत नहीं तो उसमें संस्कृत के साथ, संस्कृत को तो एक बहुत बड़ा स्थान देने की बात है ही है, इसके अलावा जो दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल जैसी, जिसमें एक अपार ज्ञान राशि और ऐसे मूल्यवान साहित्य रत्न जिनके अंदर छिपे हुए हैं, वे पूरे देश को उनका लाभ मिले। इस नाते से ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी और हम अपने सेकेंडरी स्टेज पर और जिसको कहना चाहिए कि ग्रेजुएशन की स्टेज पर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी एक इफेक्टिव प्रावधान करेंगे। इस प्रकार भाषा की शक्ति को यह शिक्षा नीति और जिसको कहना चाहिए देती, हमें उससे विश्वास होता है कि भाई आने वाला जो कल का जो भारत है वह ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड, ज्यादा समरस ये हम देख पाएंगे इस भाषा नीति के आधार पर। एक बड़ी बात जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर अपने को दिखाई देती वो शिक्षकों के यथोचित स्थान को लेकर के है। हम सामान्यतया देखते हैं कि वो लोग शिक्षा में आ रहे हैं जो और आना नहीं चाहते थे, बाई कंपल्शन आए हैं। तो यहां से मुद्दे को पकड़ करके शिक्षा में उनको नहीं आना चाहिए जो बाई कंपल्शन या लास्ट चॉइस के नाते से आए। इसलिए ये स्कूली शिक्षा में जो 2 साल का बीएड का पाठ्यक्रम है, इसको ग्रेजुअली फेज आउट करके और 4 ईयर इंटीग्रेशन कोर्स ही लागू होना चाहिए 2030 तक। और केवल लागू नहीं होना चाहिए तो इसमें विद्यार्थी आए उनको और एक जाना चाहिए, उनको अच्छे स्कॉलरशिप दिए जाने चाहिए ताकि अच्छे लोग, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी वह शिक्षण के क्षेत्र में आने की पहल करें। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम, उसमें आने के लिए स्कॉलरशिप, उसका अच्छी संस्थाओं में उसको प्रारंभ करना, फिर एक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के तौर पर भी सामान्यतः कोई ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या टीचर सिलेक्शन बोर्ड और कुछ एग्जाम लेते हैं या उनकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, उनके आधार पर एक मेरिट बना दी जाती है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बात इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को भी बदलना चाहिए। इसमें जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स है उनका भी असेसमेंट हो, और क्लासरूम में आपकी डिलीवरी कैसी है, क्लासरूम का डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है, उसको भी एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर आप उसमें शामिल करें। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। और आप आ गए शिक्षा के क्षेत्र में उतना पर्याप्त नहीं, तो जीवन पर्यंत आपको विद्यार्थी के नाते से काम करना है, तो 50 घंटे का और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये स्कूल लेवल से लेकर के और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक के लेवल पर जो भी टीचर्स होंगे उनके कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी और एक पूरी रूपरेखा देती है। इसी प्रकार जो लोग शिक्षा में आ गए उनको और एक जिसको कहना चाहिए मान सम्मान के नाते से, वेतन के नाते से, एक कार्य की संतुष्टि के नाते से, उनका जो कैरियर मैनेजमेंट है, उनकी प्रोन्नति है, उनकी इंक्रीमेंट्स है, उनका पे का रिवीजन है, या फिर आपने शिक्षा में क्लासरूम में अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया है तो आप और अब कुछ शिक्षक तैयार करने के काम में आ सकते हैं, टीचर एजुकेशन में आ सकते हैं, या आप एकेडमिक लीडरशिप की जो पोजीशंस हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोजीशंस हैं, उनमें शिक्षकों को लाया जाए। इस नाते से और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं टीचिंग में, और इसके लिए भी एक बहुत अच्छा रोड मैप, कैरियर प्रोग्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसका भी इसमें दिया गया है। और पहली बार ये बात कही गई है कि अभी तक स्कूल लेवल के शिक्षकों के लिए तो ये आवश्यक था कि वो इस प्रोफेशन में आने से पहले थ्योरीज ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, पेडागोजी की कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट और के न्यूएंसेस क्या हैं, किस किस तरह के उसके टाइप्स क्या है, टाइपोलॉजी क्या है, तमाम बातें आप पढ़ करके और स्कूली शिक्षा में प्रवेश करेंगे। लेकिन महाविद्यालय की शिक्षा में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार की टीचिंग लर्निंग थ्योरीज या पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स ये कोई आवश्यक नहीं थे। तो पहली बार शिक्षा नीति बात करती है कि किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए अनिवार्यता होगी, चाहे वो डिग्री के रूप में, डिप्लोमा के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में, अभी कुछ चीजें इवॉल्व होंगी, लेकिन हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए भी और ये टीचिंग डिग्री और एक टीचिंग कंपोनेंट होना ये बहुत आवश्यक होगा। और शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने की बात कही गई, और सारे देश भर के जो शिक्षक हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके लिए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप होने चाहिए। तो उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर लिए एक एजेंसी को बनाने की बात कही गई है। तो शिक्षकों का एक विशद चर्चा इसमें हुई है। और अंतिम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ शिक्षा के गवर्नेंस को लेकर के
डेवलपमेंट को लेकर के हैं। हम प्रकार का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, किस प्रकार के लोग शिक्षा के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कितनी मात्रा में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, इन सारे प्रश्नों पर बहुत ही गंभीरता से विचार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने की बात है और उसके 4 अलग अलग वर्टिकल जो रेगुलेशन का काम करेंगे, कुछ जो ग्रांट्स को देने का काम करेंगे, एक्रेडिटेशन का काम करेंगे, या कुछ ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो डिफरेंट एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड सेटिंग्स की बात करेंगे। तो ऐसी एक जनरल एजुकेशन काउंसिल, और आज जितनी अलग अलग, चाहे वो एग्रीकल्चर काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, चाहे वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये सब की सब जो काउंसिल्स हैं ये सबज्यूम हो जाएंगी इस जनरल एजुकेशन काउंसिल में, जिनका काम केवल स्टैंडर्ड सेटिंग तक रहेगा। और ये जो रेगुलेशन वाला काम है एक नई बॉडी उसके लिए बनेगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि आज जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जितना अपने को डिसरप्टिव और जितना एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि सड़ा गला दिखाई देता है, उसके लिए ये बात कही गई है कि किसी भी प्रकार की इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक सेक्टर की है चाहे प्राइवेट सेक्टर की है, और सबको एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर ये करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये कंपलसरी इंफॉर्मेशन, आपके यहाँ छात्र कितने, शिक्षक कितने, विद्यार्थी कितने, और उनकी फीस कितनी, वेतन कितने, सारे जो प्रश्न हैं जिनमें कुछ गड़बड़ झाला दिखाई देता है, उन सारी चीजों को आप पब्लिक डोमेन में लेकर के आएंगे मैंडेटरी डिस्क्लोजर के थ्रू। और जब ये ऐसा होता है तो फिर हर उस सिस्टम के साथ जुड़ा हर व्यक्ति, हर स्टेक, वो विद्यार्थी है चाहे वो शिक्षक है, उसका अभिभावक है, वो फिर प्रश्न खड़ा कर सकता है। जैसे हमने सूचना के अधिकार के द्वारा लोगों को एम्पावर किया कि वो व्यवस्था में व्याप्त जो जड़ता है, व्यवस्था में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, उस पर उंगली उठा सके, उस पर प्रश्न खड़ा कर सके। तो शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले लोग यदि कुछ ऊंच नीच कर रहे हैं, तो जब तक हम और स्टेक होल्डर्स को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक हमें मालूम है कि जो कुछ इंस्पेक्टर्स के माध्यम से इंस्पेक्शन टीम, विजिटिंग टीम भेज करके और हम इस प्रकार का जो कंट्रोल बना रहे हैं, आज तक किसी संस्था के बारे में देखने में नहीं आया कि कोई विजिटिंग टीम किसी संस्था को और अपात्र घोषित करके आई हो। सब वो पात्र घोषित करके आते ही है। लेकिन ये शक्ति उस विजिटिंग टीम की बजाय यदि हम समाज को दे देंगे और स्टेक होल्डर्स को दे देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम चलेगा। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी अभी तो कई बार क्या दिखाई देता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें तो बहुत सारी कमियां निकाल दी जाती है, लेकिन पड़ोस का एक सरकारी स्कूल है, उसमें वर्षों से सफेदी भी नहीं हुई है, सारा दिन बिजली भी नहीं आती है, तो उसके प्रति किसी की जवाबदेही नहीं। अगर स्टैंडर्ड्स, तो एक स्टेट लेवल पर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और एक बनेगी, और वो पैरामीटर्स जो लागू होंगे वो सबके ऊपर लागू किए जाएंगे। दूसरी बात, बड़ी संस्थाएं, छोटी संस्थाएं, उनके बीच में आपस का जिसको कहना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा, इस वातावरण को समाप्त करने के लिए एक क्लस्टर अप्रोच, यानी वो कॉलेज लेवल पर भी कुछ क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। आप कॉलेजेस को ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात है, जब तक वो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बनेंगे तब तक कुछ छोटे या सिंगल फैकल्टी के जो कॉलेजेस हैं वो एक क्लस्टर के हिस्से के रूप में काम करेंगे। और ये क्लस्टर आपस में, जिसको इनके अंदर जो गिव एंड टेक होगा वो सहयोग के नाते से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की उसमें भावना रहेगी। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका गवर्नेंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू करने की बात है। इंस्टीट्यूशंस अपने डिसीजन खुद अपने लेवल पर ले सके, तो स्कूल लेवल पर स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स और इंस्टीट्यूशन एजुकेशन पर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स, एसडीपीज और आईडीपीज ये बना करके, और ताकि वो ऑटोनॉमस होने की दिशा में जाएं, उनको किसी राज्य की राजधानी में बैठा हुआ व्यक्ति या किसी डायरेक्टरेट में बैठा व्यक्ति या किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति और अपनी विम चला रहा है, तो उसकी बजाय एक पारदर्शी और ऑटोनॉमस डिसेंट्रलाइज्ड और जिसको कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन बने, टाइट, लाइट बट टाइट, इस प्रकार का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसमें स्टेक होल्डर्स ही और उनके पास सर्वाधिक शक्तियां हैं, ये एक करने की बात है। तो कुल मिलाकर के मैंने स्कूल और कॉलेज की के नाते से इसको सीमित नहीं रखा। मैं एक बात कह सकता हूं कि जितने प्रावधानों पर आप नजर डालते हैं तो दिखाई देता है कि ये शिक्षा नीति दीवारों को डिसमेंटल करने का काम और छतों को बनाने का काम, क्रिएटिंग रूफ्स एंड डिसमेंटलिंग वॉल्स, ये करती दिखाई देती है। सबसे बड़ी वॉल कौन सी थी? ये वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स वाली। एक बहुत बड़ी दीवार क्या थी कि भाई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगर आपके ऊपर लागू होंगे तो इस दीवार को भी
और गिराने की बात है। अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, अगर बाइलिंगुअल अप्रोच हम फॉलो करेंगे, मदर टंग को अनिवार्य करेंगे, तो शायद इस दीवार को भी और गिराने की बात होगी। आप बड़ी इंस्टीट्यूशन है, छोटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आप दोनों ही एक क्लस्टर का हिस्सा है, तो इस दीवार को भी गिराने की बात है। तो कुल मिलाकर के यह जो शिक्षा नीति है, ये सब प्रकार की जो दीवारें हमने तंत्र में खड़ी की थी अपनी अपनी, और सीमित जिसको जो भी मजबूरियां रही होंगी, उन दीवारों को हटा करके, गिरा करके, और एक बड़ी छत जिसके नीचे आकर के हर भारतवासी, और वो एक जिसको कहना चाहिए कि अंतरंगता का और एक परस्पर एकता का और एकात्मता का अनुभव हर भारतवासी कर सके, इस प्रकार की एक छत निर्माण करने का प्रयत्न ये शिक्षा नीति करती दिखाई देती है। तो ये कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन या जो मुझे लगा मैंने आपके सामने रखा है। मैंने कुछ समय जो अधिक लिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।